हे गाइस, माय नेम इज अनुज कुमार शर्मा एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। तो यार कल ही हमारे चैनल पे अपनी कक्षा पे 1 लाख सब्सक्राइबर पार हुए हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है यार। तो इसी अच्छी बात के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूप्स के बारे में। ठीक है, तो लूप्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में यार आपको एक असाइनमेंट मिला था फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर निकालने का। ठीक है, तो आज बात कर लेते हैं कि फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर कैसे निकाला जाता है एक्चुअली। ठीक है, तो फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इसका मतलब क्या होता है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर 5 फैक्टोरियल बोला गया है तो इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, जो कि होता है 120 के बराबर। ऐसे आप n फैक्टोरियल निकालोगे तो वो हो जाएगा आपका n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2 अप टू 1। ठीक है, तो ये होता है आपका n फैक्टोरियल। ठीक है, तो आपने सम वाला फॉर्मूला देखा ही था कि आपको 1 से लेकर n तक नंबर्स का अगर सम निकालना है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे। तो उसी तरीके को यूज़ करके आप फैक्टोरियल भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम देखते हैं कोड में कि एक्चुअली हम करने कैसे वाले इसे। तो ये है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ अ नंबर एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड। तो इसमें एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड भी है, तो हम ये देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने इक्लिप्स में आया और लूप्स वाले पैकेज के अंदर एक नई क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो लूप्स के ऊपर राइट क्लिक किया, न्यू क्लास, इसका नाम रख देते हैं, इस क्लास का नाम फैक्टोरियल। तो हमारी क्लास यहाँ पे बन चुकी है, इसको हटाते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमें एक नंबर चाहिए जो कीबोर्ड से एंटर होगा। ठीक है, तो वो देख लेते हैं वो कैसे आने वाला है। तो स्कैनर का हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले ही बताया हुआ है स्कैनर का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो आपने बेसिकली स्कैनर क्लास के अंदर आपने SC नाम का एक वेरिएबल बना दिया जो इसका ऑब्जेक्ट होगा, और इसके अंदर पास कर दिया सिस्टम डॉट इन। इम्पोर्ट करा लेते हैं स्कैनर क्लास को जावा डॉट यूटिल से। तो आपका ये इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर भी हो गया। ठीक है, अब हमें एक नंबर इनपुट कराना है यूज़र से। तो इंट n इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, सो हमें इस n नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। तो फैक्टोरियल का फॉर्मूला आपको पता ही है, n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 अप टू 1। ठीक है, तो ये हम कैसे करने वाले हैं। तो सपोज एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम रिजल्ट स्टोर करने वाले हैं। तो इंट फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल होगा जिसके अंदर आपका रिजल्ट स्टोर होगा। तो इसके अंदर फिलहाल हम 1 रख लेते हैं। ठीक है, 1 से इनिशियलाइज कर दिया इसे, और एक फॉर लूप चलाएंगे n से लेकर 1 तक। या तो आप n से लेकर 1 तक चला सकते हो, या फिर आप चाहो तो 1 से लेकर n तक भी चला सकते हो, आपकी मर्जी है। हम यहाँ पे n से लेकर 1 तक चला लेते हैं। ठीक है, तो 4 इंट i इक्वल्स टू n, i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, i माइनस माइनस। तो यहाँ हो क्या रहा है, मैंने एक लूप चलाया n से लेकर 1 तक, और हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू i की जो वैल्यू है वो एक एक करके कम करते जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले आपकी i की वैल्यू होगी n, उसके बाद आपकी वैल्यू हो जाएगी n माइनस 1, क्योंकि n में से एक कम हो चुका है। उसके बाद n माइनस 2 अप टू, कब तक चला रहा हूँ मैं ये लूप, जब तक i की वैल्यू 1 या उससे बड़ी है। जैसे ही i की वैल्यू 0 या उससे छोटी होती है ये लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, और आप क्या करोगे कि फैक्टोरियल इक्वल्स टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय i। तो आप कर क्या रहे हो, आपने फैक्टोरियल स्टार्ट किया, सपोज ये आपका फैक्टोरियल है, ये स्टार्ट हुआ आपका 1 से, आपने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया n, तो अब फैक्टोरियल आपका हो गया n। ठीक है, पहले 1 था, अब n हो चुका है। अब उसने आपने क्या किया, n के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया n माइनस 1, तो आपका फैक्टोरियल हो चुका है n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1। उसके बाद आप क्या करते हो, इसको मल्टीप्लाई कर देते हो n माइनस 2 से। ठीक है, अब ये आपका ये हो चुका है। तो ये n माइनस 1 n माइनस 2 कब तक मल्टीप्लाई करते आओगे आप, जब तक कि 1 ना पहुंच जाओ। तो बेसिकली ये चीज़ हम यहाँ पे अपने कोड में कर रहे हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल के अंदर आप रिजल्ट स्टोर करते जा रहे हो, और इस रिजल्ट को अगर हम प्रिंट करेंगे, सिस आउट कंट्रोल स्पेस फैक्टोरियल। ओके, इसे रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले एक ये नंबर मांग रहा है यूजर से। तो सपोज नंबर मैंने लिया 5, तो 5 के लिए प्रिंट हो रहा है 120। ठीक है, 5 के लिए 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, आपका प्रिंट हो गया 120। तो ये आपका फैक्टोरियल हो गया यार। और आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हो और उसका ये फैक्टोरियल निकाल देगा। ठीक है, तो अगर मैं सपोज 10 लेता हूँ तो 10 का फैक्टोरियल ये होता है। ओके, तो आज यार और भी काफ़ी क्वेश्चंस करने वाले हैं हम फॉर लूप्स के बारे में ही, तो और आगे बढ़ते हैं।
तो पहला क्वेश्चन है ये फिबोनाची नंबर्स, ठीक है। फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं? फिबोनाची नंबर्स बेसिकली एक पैटर्न ऑफ नंबर है जिसके अंदर पिछले दो नंबर्स का सम थर्ड नंबर होता है। तो यहाँ पे ये स्टार्ट होता है 0 से, उसके बाद 0 और 1 से स्टार्ट होता है ये, उसके बाद 0 और 1 का सम जो होगा वो ये वाला 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद इन दोनों 1 का सम हो गया ये 2, फिर 1 और 2 का सम हो गया ये 3, 2 और 3 का सम हो गया 5, 3 और 5 का सम हो गया 8, ठीक है। तो हाँ, पिछले दो नंबर्स का सम अगला वाला नंबर होता है। तो फिबोनाची नंबर्स को देख लेते हैं यार कि वो एक्चुअली काम कैसे करते हैं। तो सपोज आपके पास दो नंबर हैं ए और बी, और उनका यूज करके आपको तीसरा नंबर निकालना है सी। तो आप क्या करते हो, सपोज ए के अंदर है 0, बी के अंदर है 1, तो आपका जो तीसरा नंबर होता है फिबोनाची नंबर्स के अंदर वो इन दोनों नंबर्स का सम होता है। तो 0 + 1 करेंगे तो वो क्या हो गया 1, ठीक है। 0 + 1 किया तो आपका अगला नंबर हो गया 1। अब आप क्या करोगे, जो ये लास्ट के जो दो नंबर हैं ये वाला नंबर तो हो जाएगा ए और ये वाला नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो 1 आ गया यहाँ पे, ये वाला 1 आ गया यहाँ पे। फिर आप क्या करोगे, इन दोनों नंबर्स का सम ले लोगे। तो 1 + 1 क्या होता है 2, फिर से वही ये नंबर यहाँ पे, ये नंबर यहाँ पे है, तो ये नंबर यहाँ पे आ गया 1, ये नंबर आ गया यहाँ पे 2, 1 + 2 हो गया 3। ऐसी आपकी सीरीज बढ़ती रहेगी, ये 2 यहाँ पे, ये 3 यहाँ पे, तो 2 + 3 हो गया आपका 5, ठीक है। तो यही फिबोनाची नंबर्स होते हैं आपके जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज ऑफ n टर्म्स वेयर n इज गिवन बाय यूजर, ठीक है। तो n आपको यूजर से मिलेगा और आप चाहते हो फिबोनाची नंबर्स प्रिंट करना। तो देख लेते हैं यार ये काम कैसे करता है कोड में। तो एक नई क्लास बना लेते हैं लूप्स के अंदर, न्यू क्लास, इसका नाम रख देते हैं फिबोनाची। तो इनपुट तक वाला जो कोड है वो हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इनपुट ले लिया है और n जो नंबर था वो हमने इनपुट ले लिया है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास दो वेरिएबल होंगे a और b, और आपको हमेशा c निकालते आना है। तो लूप कब तक चलेगा, जब तक आप n नंबर्स प्रिंट नहीं कर देते हो, ठीक है। हमारे दो नंबर्स हैं, a हो गया हमारा 0, ठीक है, क्योंकि फिबोनाची नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, और b आपका हो गया 1। और हर बार आप क्या करोगे, एक c नंबर जो है वो लेते रहोगे यूजर से। तो प्रिंट कर लेते हैं पहले सिस आउट, प्रिंट एलन करते हैं तो प्रिंट हो जाती है, प्रिंट करने के बाद एक नई लाइन आ जाती है, ठीक है। प्रिंट एलन करते हैं तो एक नई लाइन आ जाती है, लेकिन अगर प्रिंट एलन नहीं लिखते तो नई लाइन नहीं आती, ठीक है। तो एलन स्टैंड्स फॉर न्यू लाइन इन प्रिंट एलन। तो हम यहाँ पे प्रिंट एलन नहीं करते हैं और पहले ए प्रिंट कर लेते हैं और इसके बाद स्पेस, फिर दोबारा से सिस आउट, फिर बी, उसके बाद स्पेस, ठीक है। तो पहले हमने ए और बी प्रिंट कर लिया, तो n में से दो नंबर तो हमने यहीं प्रिंट कर लिया है। तो ये जो लूप होगा वो कितनी बार चलेगा, वो n-2 टाइम्स चलेगा, ठीक है। पूरे n टाइम्स नहीं चलेगा क्योंकि हमने n में से दो नंबर तो प्रिंट कर ही लिए हैं, तो n-2 टाइम्स हमें लूप चलाना है। तो 4 int i = 0, i <n n-2 i++। तो ये जो लूप होगा आपका 0 से लेकर n-2 से कम तक चलेगा ये, ठीक है, क्योंकि दो नंबर्स हम पहले प्रिंट करा चुके हैं। सी आपका a + b होगा हमेशा, और उसके बाद आप सी को प्रिंट कर दोगे। सी को प्रिंट करने के बाद आप क्या करोगे, जो आपका a होगा उसके अंदर आ जाएगी b वाली वैल्यू। देख रहे हो यहाँ पे a के अंदर पुरानी वाली b की वैल्यू आ रही है और b के अंदर क्या आ रहा है, पुरानी वाली c की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो a के अंदर आप पहले b की वैल्यू डालोगे और b के अंदर आप c की वैल्यू डालोगे। तो a के अंदर आके आ जाएगी b की वैल्यू और b के अंदर आपकी आ जाएगी c की वैल्यू, ठीक है। और ये लूप आपका चलता रहेगा, जो मैंने यहाँ पे किया है आपका लूप चलते जाएगा, ठीक है। तो a के अंदर b की वैल्यू और b के अंदर c की वैल्यू, और ये आपका प्रिंट कर देगा। एक बार इसे रन करके देखते हैं। रन किया मैंने, इसमें सपोज मैंने इनपुट कर दिया 8, तो इसने 8 फिबोनाची नंबर्स यहाँ पे प्रिंट कर दिए। देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 8 नंबर्स यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं, ठीक है। और यही आपका फिबोनाची सीरीज होता है यार। यहाँ पे आप देख सकते हो 0 1 1 2 3 5 8 13 24, 0 1 1 2 3 5 8 13 24, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हर बार क्या हो रहा है, जो दो नंबर्स हैं सपोज ये 2 और ये 3, इन दोनों का सम जो होगा वो 5 होगा। ऐसे 5 और 8 का सम 13 होगा, ठीक है। 8 और 13 का सम 24 होगा। तो हम एक बार और रन करते हैं इसे एक बड़े नंबर के लिए। लेट्स से 20 नंबर्स का फिबोनाची नंबर्स निकालना है।
तो ये 20 नंबर्स होंगे फिबोनाची सीरीज के अंदर, ठीक है। तो ये जो आप सीरीज देख रहे हो, जो फिबोनाची सीरीज है, ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, इसे क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि यार ये जो आपकी जो सीरीज होती है नेचर में काफ़ी ज़्यादा इसको नेचर में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। फिजिकल वर्ल्ड से काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाती है ये। बेसिकली एक स्पायरल होता है। अगर आप सपोज इस रेडियस का अगर आप सर्कल बनाते आते हो, तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, ये मतलब इतना ज़्यादा कोडिंग से रिलेटेड नहीं है, बट सपोज आपके पास 0 था पहले, उसके बाद आपने फर्स्ट सर्कल बनाया 1 रेडियस का, ठीक है। उसके बाद आपने 2 रेडियस का सर्कल बनाया, उसके बाद आपने 3 का बनाया, उसके बाद आपने 5 का बनाया, फिर आपने 8 का बनाया। तो ये जो आपका जो स्पायरल बनते आता है, ये आपका नेचर में काफ़ी जगहों पे पाया जाता है। आपके काफ़ी सारे फ्लावर्स में पाया जाता है, आपके फिंगर प्रिंट्स में पाया जाता है, और स्नेल्स में, तो काफ़ी सारी जगहों पे ये पाया जाता है। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा फिजिकल इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा यूनिक पैटर्न होता है ये। तो फिबोनाची नंबर्स हो गए आपके फॉर लूप से। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फाइंड एक्स रेज टू द पावर वाई, ठीक है। तो फॉर लूप का यूज करके आप एक्स रेज टू द पावर वाई निकाल सकते हो। वैसे जावा के अंदर आपकी एक मैथ क्लास होती है, मैथ क्लास जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। उसके अंदर ये फंक्शन होता है जिसके अंदर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। बेसिकली काफ़ी सारे जो मैथ के फॉर्मुलेज होते हैं, मैथ की जो इक्वेशंस होती हैं, वो सारी उस मैथ वाली क्लास के अंदर पहले से सॉल्व है, ठीक है। बट हम खुद फॉर लूप से निकाल के देखते हैं कि एक्स की पावर वाई अगर निकालना है तो हम, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है यार कि 2 नंबर्स आर एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 नंबर रेज टू पावर ऑफ अनदर, ठीक है। डू नॉट यूज जावा बिल्ट इन मेथड। तो जावा के अंदर बिल्ट इन मेथड होता है मैथ डॉट पाव, ठीक है, पाव। उसके अंदर आप ए और बी डालते हो तो ए की पावर बी वो निकाल देता है, लेकिन हमें ये अपने फॉर लूप का यूज करके करना है। तो बेसिकली क्या हो गया, अगर ए रेज टू द पावर बी है तो इसका मतलब क्या है कि ए जो है आपका मल्टीप्लाई हो रहा है कितने टाइम्स, बी टाइम्स, ठीक है। अगर ए स्क्वायर होता है तो आपका ए 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है उस केस में। अगर ए क्यूब होता है तो उस केस में आपका ए 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अगर ए रेज़ टू द पावर बी है तो इसका मतलब आपका ए जो है वो बी टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। तो अगर आपको ये चीज़ फॉर लूप से करनी है तो आप वो कैसे करोगे, देखते हैं। तो लूप्स के अंदर मैं एक नई क्लास बना रहा हूँ, पावर। तो इसके अंदर स्कैनर वाला कोड जो है वो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो इसके अंदर हमें ए और बी चाहिए नंबर्स, ठीक है। बेसिकली ए रेज़ टू द पावर बी निकालना है तो पहले हम ए ले लेते हैं यूज़र से, तो ए हमने ले लिया। उसके बाद हम बी भी ले लेते हैं, तो इंट बी इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। तो आपने ए और बी 2 नंबर ले लिए। तो आप क्या चाहते हो, एक लूप चलाना चाहते हो कितनी बार, बी बार, और आप हर बार क्या चाहते हो, रिजल्ट के अंदर ए मल्टीप्लाई करना चाहते हो। तो आप ए को मल्टीप्लाई करते हो रिजल्ट में बी टाइम्स। तो सिंपल सा है, फॉर लूप है आपका, काफ़ी ईजी सा प्रॉब्लम है ये। तो हम कर लेते हैं इसे। तो फॉर आपका लूप कितनी बार चलेगा, बी टाइम्स। तो आप 0 से स्टार्ट करोगे और बी टाइम्स इसे चला दोगे। तो आप एक रिजल्ट करके एक वेरिएबल बना लोगे, ठीक है, इंट रिजल्ट इक्वल्स टू 1। और इस रिजल्ट के अंदर आप ए को बी टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो रिजल्ट मल्टीप्लाई इक्वल्स बी, ए सॉरी, रिजल्ट मल्टीप्लाई इक्वल्स टू का मतलब क्या है, रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय ए। तो रिजल्ट आपका पहले था 1, उसके बाद आपने इसमें ए का मल्टीप्लाई किया एक बार, तो अब ये रिजल्ट हो गया आपका ए। फिर आपने दोबारा से ए का मल्टीप्लाई कर दिया तो अब आपका ए स्क्वायर हो गया, फिर ए क्यूब, फिर ए की पावर 4, अप टू ए की पावर बी तक आप इस लूप को चला रहे हो, ठीक है। और बस एक छोटा सा ये फॉर लूप के अंदर एक छोटी सी स्टेटमेंट थी, इसको रिजल्ट को प्रिंट करा के देख लेते हैं। सिस आउट रिजल्ट, ठीक है। तो इसको 2 नंबर चाहिए, तो सपोज पहला हो गया 2 और दूसरा हो गया 3। तो 2 रेज़ पावर 3 क्या होता है, 8। तो आपका यहाँ पे 8 प्रिंट हो रहा है। और भी कुछ करा के देख लेते हैं। तो 3 रेज़ पावर 4 तो आपका हो गया 81। तो ऐसे आप इसमें मल्टीपल नंबर्स डाल के चेक कर सकते हो और ये आपका जो रिजल्ट होगा वो प्रिंट कर देगा। तो ये आपका पावर वाला फंक्शन हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, प्राइम नंबर और नॉट, ठीक है। तो बेसिकली आपको एक नंबर दिया होगा और आपको बताना होगा कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो प्राइम नंबर के बारे में हमने सबने पढ़ा हुआ है कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। तो बेसिकली प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो 1 से और अपने आप से मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। 1 और अपने आप के मल्टीपल होते हैं, उसके अलावा उनका कोई भी मल्टीपल नहीं होते, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो जैसे कि आपके 3, 5, 7, 2 ये सारे आपके
प्राइम नंबर्स होते हैं, लेकिन 4, 6 ये आपके प्राइम नंबर्स नहीं होते, ठीक है। तो हमें बताना है कि अगर कोई नंबर यूज़र ने बताया तो हमें बताना है कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, और हम इसे फॉर लूप की मदद से सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं कोड में ये काम कैसे करता है। तो लूप के अंदर आया, मैं एक नई क्लास बनाते हैं, न्यू क्लास। तो मैंने सबसे पहले स्कैनर वाला कोड कॉपी पेस्ट कर लिया यहाँ पे। तो n इनपुट ले लिया मैंने। ये n इनपुट जो होगा वो आपको यूज़र से मिलेगा और आपको बताना होगा कि ये जो n है, ये जो नंबर है, ये प्राइम है या नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको चेक करना है कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं है, तो आप कैसे चेक करोगे? तो आप देखोगे कि अगर 1 से लेकर n तक के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, उनमें से कोई भी नंबर अगर इस n नंबर का फैक्टर है, तो इसका मतलब जो आपका n है वो प्राइम नहीं है। लेकिन अगर कोई भी आपको नंबर नहीं मिला जो इसका फैक्टर है, तो आपका n जो होगा वो एक प्राइम नंबर होगा, ठीक है। इसे एग्जाम्पल की मदद से देख लेते हैं। तो सपोज आपका जो n है वो 10 है, ठीक है, n इक्वल्स टू 10। तो n के कितने फैक्टर्स होते हैं, सॉरी 10 के कितने फैक्टर्स होते हैं? तो 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 और 5, ठीक है। 2 और 5 जो हैं वो n के 10 के फैक्टर्स हैं। तो इसका मतलब जो आपका 10 है ये एक नॉन प्राइम नंबर है। लेकिन वहीं अगर आप n की जगह 13 ले लेते हो, तो आपके जो 13 है उसके फैक्टर्स सिर्फ 1 और 13 है, लेकिन जो आपका 10 है इसके फैक्टर्स आपके 1 होंगे और 10 होंगे और 2 और 5 भी होंगे, ठीक है। लेकिन जो आपके जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके जो फैक्टर्स होते हैं वो खुद होते हैं या फिर 1 होता है। तो 13 के आपको कोई फैक्टर नहीं मिलेंगे 1 से लेकर 13 की रेंज में। तो ये आपका एक प्राइम नंबर हो गया। तो सारे प्राइम नंबर्स ऐसे ही होते हैं यार, सारे प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स जो होते हैं या तो वो खुद होते हैं या फिर उनका फैक्टर जो होता है वो 1 होता है। तो बेसिकली हमें क्या चेक करना है, हमें 1 से लेकर उस नंबर तक जाना है, और अगर हमें कोई और फैक्टर मिल गया इस नंबर का, तो इसका मतलब ये नॉन प्राइम नंबर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना लूप चलाएंगे। तो ये लूप कब से चलाना चाहिए हमें? तो लूप हम चलाएंगे 2 से, ठीक है। याद रखो 2 जो होता है वो सबसे छोटा आपका प्राइम नंबर होता है, ठीक है। और फिर उसका 3 प्राइम नंबर होता है, फिर 5, फिर 7, फिर आपका 13। तो इस तरीके से आपके प्राइम नंबर चलते हैं। तो हम ये लूप 2 से चलाएंगे, क्योंकि अगर 1 से चला लेंगे तो हम आपको 1 से तो सारे नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो सारे सारे नंबर आपके प्राइम हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि 2 से चलाएंगे ये लूप। और कब तक चलाएंगे? n तक i प्लस प्लस, ठीक है। और इफ n मॉड्यूलस i इक्वल्स टू 0। तो n मॉड्यूलस i इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है कि अगर i से डिवाइड किया मैंने n को, ठीक है, n को अगर मैंने i से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब क्या है, ये डिविजिबल है। ये नंबर जो n है वो i से डिविजिबल है। तो इसका मतलब i जो हो गया इसका एक फैक्टर हो गया। अगर ऐसा है तो मैं क्या कहूँगा, तो यहाँ पे एक बूलियन बना लेते हैं, बूलियन वैल्यू जो बताएगी इज प्राइम, ठीक है। तो बूलियन इज प्राइम करके एक मैंने वेरिएबल बना लिया है और उसके अंदर इनिशियली वैल्यू मैंने 2 डाल दिया, ठीक है। तो जैसे ही ऐसा कुछ होता है कि आपका कोई आपको फैक्टर मिल जाता है, तो आप उसी टाइम इस प्राइम को बोल देते हो फॉल्स, और आप लूप से बाहर भी आ जाते हो। तो जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं, यहाँ पे ब्रेक लिखा है मैंने, तो आपने स्विच केस में भी ब्रेक दिखा था। स्विच केस में जैसे ही आप ब्रेक लिखते थे तो आप उस स्विच से बाहर आ जाते थे। वैसे ही फॉर लूप में अगर आप ब्रेक लिखते हो तो आप फॉर लूप से बाहर आ जाते हो, ठीक है। तो जैसे आपको फैक्टर मिलता है आप ब्रेक लगा देते हो, आप इस प्राइम को फॉल्स कर देते हो और ब्रेक लगा देते हो। लेकिन अगर आपको फैक्टर नहीं मिला तो आप आगे बढ़ते रहते हो, ठीक है। उससे पहले एक और बात यार, तो अगर आपका सपोज नंबर मैंने 1 ले लिया, ठीक है, हमें हर चीज़ का ख्याल रखना होता है हर नंबर का। तो सपोज आपका अगर नंबर 1 है तो 1 नंबर आपका प्राइम होता है? 1 नंबर आपका प्राइम नहीं होता, ठीक है। 1 आपका नॉन प्राइम नंबर होता है। लेकिन अगर मैं इसको n की वैल्यू अगर मैं 1 करूंगा तो क्या होगा? उस केस में आपका इज प्राइम ट्रू है, ठीक है, इज प्राइम तो ट्रू है, और आप लूप के अंदर भी नहीं गए, ठीक है, आप इस फॉर लूप के अंदर भी नहीं गए। तो आपका जो रिजल्ट होगा 1 के केस में भी वो बोलेगा कि 1 जो है एक प्राइम नंबर है। देखिए एक बार इसे हम रन करके देखते हैं। तो इज प्राइम इज प्राइम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इज प्राइम वेरिएबल प्रिंट करा लिया। इसे रन करते हैं। तो 4n इक्वल्स टू लेट्स से 8, तो प्राइम है, इज प्राइम फॉल्स, ठीक है, प्राइम नहीं है ये। लेकिन सपोज आपका जो नंबर है
वो है 13। तो यहाँ पे यार एक गलती हो गई है, ठीक है, वो गलती यहाँ दिख गई है। तो मैंने यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू n कर रखा था, बट हमें यहाँ पे लेस देन n तक चलाना है लूप, ठीक है। तो हमें 2 से लेकर n-1 तक लूप चलाना है बेसिकली। तो यहाँ पे 13 के लिए इस प्राइम को फॉल्स बता रहा था आई थिंक। अगर हम इसे दोबारा रन करेंगे तो 13 के लिए आप ये ट्रू बता रहा है, ठीक है। तो पहले क्या हो रहा था, वो 13 से भी डिवाइड कर ले रहा था अपने आप को, लूप 13 तक चल रहा था, तो आई की वैल्यू 13 हो जा रही थी, और 13 मॉड्यूलस 13 आपको जीरो ही देगा, क्योंकि 13 को 13 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर जीरो ही आने वाला है। तो वो उस केस में इस प्राइम भी फॉल्स हो जा रहा था, ठीक है, बट हम वो नहीं चाहते हैं। तो आपका ये छोटा सा प्रोग्राम है, लेकिन अगर आप इसके अंदर 1 डालोगे, एक बार 1 डाल के देखते हैं, तो अगर इसमें आप 1 डालोगे तो 1 को भी ये प्राइम बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारा लूप जो है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा, और चेक कर रहा है क्या आई लेस देन एन है। तो जैसे ही आपका लूप 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आपकी एन की वैल्यू 1 है, तो ये कंडीशन तो पहले ही केस में फॉल्स हो गई ना यहाँ पे, कि आपका आई तो 2 है लेकिन एन आपका 1 है, तो 2 क्या लेस देन 1 होता है, नहीं। तो ये कंडीशन आपकी पहले ही फॉल्स हो गई, और आप लूप में कभी गए ही नहीं, ठीक है। तो आप लूप में कभी गए ही नहीं, और आपने यहाँ पे इस प्राइम ट्रू कर रखा है, और आपने 1 के लिए इस प्राइम ट्रू कर दिया। तो हम क्या चाहते हैं, हम ऐसे केस में इसको पहले ही हैंडल कर लेना चाहते हैं, ठीक है। इस केस में हम इसको पहले ही हैंडल कर लेना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इफ आपका जो नंबर है, अगर आपका जो नंबर है वो लेस देन 2 है, तो इस प्राइम जो होगा हो जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है। अगर आपका जो नंबर है वो लेस देन 2 है, मतलब 1 0 -1, अगर ऐसा कोई आपका नंबर है, तो वो आपके नॉन प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। तो उनकी उस केस में आपका जो प्राइम होगा इस प्राइम, वो फॉल्स हो जाएगा। देख रहे हो, इस प्राइम फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, आपके इफ लूप के अंदर अगर आपकी इफ कंडीशन है यहाँ पे, अगर आपको इफ कंडीशन के बाद सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है, सिर्फ 1 स्टेटमेंट लिखनी है, तो आप चाहो तो जो करली ब्रेसेस हैं उनको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पे करली ब्रेस लगा भी सकते हो, ठीक है, ये आपके करली ब्रेस लग गए। बट आप चाहो तो अगर आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखनी है, क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ पे ये लिखना है इज प्राइम इक्वल्स टू फॉल्स, तो मैं अगर ये भी करता हूँ तो भी काम चल जाता है, ठीक है, बिना करली ब्रेस लगाए मैंने अगर ये लिख दिया तो भी काम चल जाएगा। मैंने इनको सेम लाइन में लिख दिया, बट आप चाहो तो इनको अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हो बिना करली ब्रेस लगाए। लेकिन आप इसके बाद जैसे ही दूसरी स्टेटमेंट लिखोगे तो वो इफ़ के बाहर चली जाएगी। अगर आपको 2 या उससे ज़्यादा स्टेटमेंट्स को इफ़ के अंदर रखना है तो आपको उनको करली ब्रेसेस में रखना होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब इसे रन करते हैं 1 के लिए, तो देखते हैं क्या होता है। तो 1 के लिए रन करूँगा तो इस प्राइम फॉल्स हो गया, क्योंकि वो यहाँ पे आ गया कि n लेस देन 2 है, तो n है आपका 1 और 1 है लेस देन 2, तो आपका जो इस प्राइम होगा वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो 1 के केस में आपका फॉल्स हो जाएगा। 2 से ऊपर वाले केसेस आपने देख ही लिए, और भी नंबर लेके देख लेते हैं। तो सपोज 31, तो 31 भी आपका प्राइम नंबर होता है, लेकिन अगर आप 32 लेते हो तो प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो ये था आपका लूप जो 2 से लेकर n तक चल रहा था। लेकिन प्राइम नंबर की एक खास बात होती है यार, प्राइम नंबर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर प्राइम नंबर का कोई फैक्टर है, मतलब अगर किसी भी नंबर का, ये सभी नंबर्स की प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी भी नंबर का एक फैक्टर है, तो वो फैक्टर 1 से लेकर √n तक के बीच में उसको मिल ही जाएगा, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी भी नंबर का कोई फैक्टर है, एक्चुअल फैक्टर है, तो वो आपका 1 से लेकर √n के बीच में आपको मिल ही जाएगा। एग्जाम्पल की वजह से देख लेते हैं। तो सपोज मैंने एक नंबर ले लिया 35, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, अगर इस नंबर का, किसी भी नंबर का अगर कोई फैक्टर है, तो वो फैक्टर आपका 1 से लेकर √n तक के बीच में होगा ही होगा। तो √n क्या होता है यार आपका, तो 1 से लेकर अगर कोई फैक्टर है तो 1 से लेकर √n तक तो होगा ही होगा। तो √35 कितना होता है आपका, लगभग 5.9 के अराउंड होता है ये, है ना। √36 आपका 6 होता है, तो √35 आपका क्या होगा, 5.9 के अराउंड होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका अगर इस 35 नंबर का कोई फैक्टर है, तो 1 से लेकर 5.9 तक के बीच में तो वो होगा ही होगा। और आपका ऐसा होता भी है, इसके दो फैक्टर्स होते हैं 5 और 7, ठीक है। 5 × 7 35 होता है, और एक फैक्टर जो है 5, वो 1 से लेकर 5.9 तक के बीच में आता है, ठीक है। तो हर प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी होती है यार कि अगर उसका कोई फैक्टर है, मतलब हर नंबर की ये प्रॉपर्टी होती है बेसिकली कि अगर उसका कोई फैक्टर है तो वो आपका 1 से लेकर √n में होगा ही होगा। तो अगर आपका कोई प्राइम नंबर है, सपोज आपका प्राइम नंबर है 31, तो अगर ये नंबर है तो इसका जो आप लोगे, जब अंडर रूट लोगे, तो 31 का अंडर रूट कितना होता है आपका 5 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। तो 1 से लेकर आपका जो
31 का अंडर रूट होगा, अगर इसका कोई फैक्टर होना होगा तो वो इस नंबर के बीच में आपको मिल जाएगा, 1 से लेकर अंडर रूट 31 के बीच में। अगर आपको 1 से लेकर अंडर रूट 31 के बीच में आपको कोई फैक्टर नहीं मिला तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी होगी आपकी कि अगर आपका 1 से लेकर अंडर रूट ऑफ n तक के बीच में कोई फैक्टर नहीं मिलता है तो वो नंबर आपका प्राइम होता है। तो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, 2 से लेकर n तक लूप चला रखा है ना, 2 से लेकर n तक लूप चला रखा है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इस लूप को थोड़ा कम चला सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इस लूप को सिर्फ अंडर रूट n तक भी चला सकते हैं। अगर अंडर रूट n तक में कोई फैक्टर मिल गया तो भी अच्छी बात है, अगर अंडर रूट n के अंदर फैक्टर नहीं मिला तो इसका मतलब ये नंबर पक्का प्राइम होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे आपका ये जो लूप है ये n तक चला रखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे अंडर रूट n तक चलाऊंगा। तो अंडर रूट n तक चलाने का मतलब क्या है, जो या तो मैं ये कर सकता हूँ i इज लेस देन अंडर रूट ऑफ n, ठीक है। या फिर उससे इजी क्या होगा कि i मल्टीप्लाई बाई आई लेस देन n, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या कर दी, i मल्टीप्लाई बाई आई लेस देन n, ठीक है। तो i मल्टीप्लाई बाई आई लेस देन n हो रहा है यहाँ पे। तो ये कब तक चलेगा, जब तक i की वैल्यू जो है वो अंडर रूट n से छोटी है। आई स्क्वायर इज लेस देन n, इसका मतलब i इज लेस देन n, है ना। ये तो आपने देखा ही होगा, अगर आई स्क्वायर इज लेस देन n है तो इसका मतलब स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट n हो जाएगा लेस देन n। तो ये जो कंडीशन थी i इज लेस देन अंडर रूट n, उसको हम ये भी लिख सकते हैं आई स्क्वायर इज लेस देन n। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, i मल्टीप्लाई बाई आई अगर लेस देन n है तो आपका ये जो नंबर होगा वो आपका प्राइम होगा, ठीक है। उस केस में हमें इसे लेस देन इक्वल टू n तक चलाना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका नंबर सपोज हो सकता है 49, ठीक है। तो 49 के जो रूट्स फैक्टर्स होते हैं वो आपके होते हैं 7, ठीक है, और दूसरा भी 7 होता है। तो अगर आप लूप को 2 से लेकर अंडर रूट n के लेस तक चलाओगे, ठीक है, तो आपका ये 7 से कम में ही लूप आपका रुक जाएगा और आपकी कंडीशन चेक ही नहीं होगी। मैंने क्या कर रखा है, आपका 7 तक चला दिया इस बार लूप आपका। आई की वैल्यू तब तक चलेगी जब तक कि वो 7 या उससे छोटी ना आती है। तो 7 के लिए भी आपका लूप चलेगा, और 7 के लिए जैसे आपका लूप चलेगा आप यहाँ पे चेक कर लोगे कि हाँ 49 डिवाइड बाय 7 है, ठीक है। तो 49 7 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये एक नॉन प्राइम नंबर है, आपने इसकी वैल्यू फॉल्स कर दी, ठीक है। तो ये आपका सभी चीज़ों के लिए आपका ये लूप चलने वाला है। तो एक बार इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं यार क्या होता है। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 7, तो 7 के लिए ट्रू हो रहा है, ठीक है। 7 आपका प्राइम नंबर होता है। तो क्या इस बार ये लूप आपका 7 टाइम चला, नहीं, आपका ये लूप 7 टाइम नहीं चला, ये अंडर रूट 7 तक चला आपका लूप, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपका जो पहले लूप बहुत लंबा चलता उसको आपने कम कर दिया एक्चुअली, ठीक है। तो सपोज आपका लूप पहले 1000 टाइम चल रहा था, अब अंडर रूट 1000 टाइम चल रहा है, ठीक है। पहले आपका लूप अगर 2 रेज़ टू पावर 16 चल रहा था तो अब आपका लूप 2 रेज़ टू पावर 8 चल रहा है, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 2 रेज़ टू पावर 16 इज 2 टू पावर 8। तो आपका लूप जो है वो कम टाइम चल रहा है, तो आपने क्या करा, एक तरीके से आपका जो पावर, आपकी जो कंप्यूटेशन स्पीड थी आपने वो बढ़ा दी। जो चीज़ पहले काफ़ी ज़्यादा टाइम में होती है वो चीज़ अब काफ़ी कम टाइम में हो रही है। तो ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है एक तरीके से, कि आप कितने कम टाइम में आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। तो आपके जो कोडिंग को इंटरव्यूज होते हैं उसके अंदर हमेशा यही देखा जाता है कि आपकी जो एल्गोरिदम है, जो आप तरीका बता रहे हो, जो आपकी अप्रोच है, वो कितने कम टाइम में चल पा रही है, कितनी कम बार आप लूप को चला रहे हो, ये आपकी काफ़ी मायने रखती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले आप n टाइम चला रहे थे, आप अब अंडर रूट n टाइम चला रहे हो, ठीक है। तो अगर किसी को अगर 100 मिली सेकेंड लग रहे थे किसी चीज़ को बताने में, अब आपके अंडर रूट ऑफ 100 मिली सेकेंड्स लग रहे हैं, ठीक है। तो आपने काफ़ी ड्रास्टिकली आपकी अपनी स्पीड जो है एल्गोरिदम की बढ़ा लिया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं यार। तो अगला क्वेश्चन है सीरीज सम, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज वेयर n इज इनपुट बाय द यूजर। तो आपका 1 + 1/2 + 1/3 अप टू 1/n, ठीक है। तो एक सिंपल सी सीरीज है, इसका आपको सम निकालना है। तो देख लेते हैं कैसे होने वाला है, ठीक है। तो 1 + 1/2 + 1/3, तो ये लग रहा है देख के कि ये जो आपके नंबर्स हैं ये आपके डबल या फ्लोट में आपको लेने चाहिए, क्योंकि अगर आप इनको इंट में लोगे तो 1/n आपका 0 हो जाएगा हर केस में, ठीक है। आप जैसे ही आप 1 से 1/2 करोगे इंटीजर के अंदर वो 0 हो जाएगा, क्योंकि हमेशा याद रखो डिवाइड करने के बाद इंटीजर्स को डिवाइड करते हो तो आपको फ्लोर वैल्यू मिलती है, लेकिन आप अगर फ्लोट वैल्यूज को डिवाइड करोगे तो आपको फ्लोट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे नंबर्स जो होंगे वो फ्लोट या डबल में लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक बार कोड में देख लेते हैं कैसे होने वाला है। तो लूप के अंदर आपके मैंने एक नई क्लास बनाता हूँ, सीरीज सम। तो मैंने आपका स्कैनर इनपुट ले लिया यहाँ पे,
कि आपका जो n टाइम चलेगा ये लूप आपका, ठीक है, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 अप टू 1/n, तो ये आपका लूप जो है वो n टाइम्स चल रहा है, ठीक है। तो हर बार जो रिजल्ट होगा वो आपको एक फ्लोट के अंदर स्टोर करना है, ठीक है, फ्लोट के अंदर। तो एक फ्लोट करके हम रिजल्ट बनाते हैं, फ्लोट रिजल्ट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आपका ये फ्लोट करके आपका रिजल्ट हो गया। और ये जो मैंने यहाँ पे इंट लिया है ना, अगर मैं यहाँ पे करूँगा 1/i, ठीक है, 1/i, तो जो वो रिजल्ट आएगा वो आपका इंटीजर रिजल्ट आने वाला है। हम हमेशा एक फ्लोट रिजल्ट चाहते हैं, तो यहाँ पे हम इस इंट को फ्लोट में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे इस इंट को फ्लोट में चेंज कर दिया, तो अब 1/2 जो आपका होगा वो 0 नहीं होगा, वो 0.5 होगा। 1/3 आपका 0.333 होगा, ठीक है, पहले आपका 0 होता वो। तो हम रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू 1/i, ठीक है। तो यही है आपका यहाँ पे, ये जो आपको सीरीज दिख रही है 1 + 1/2 + 1/3, एक्चुअली वो यही सीरीज है। तो पहली बारी में i जो होगा आपका 1 होगा, तो रिजल्ट के अंदर क्या होगा 1/1, जो कि होता है 1, तो रिजल्ट में आपका 1 स्टोर हो गया। दूसरी बारी में आपका हो जाएगा 1/2, ठीक है, तो 1/2 होता है आपका 0.5, तो वो आपके रिजल्ट में सेव हो गया। फिर 1/3, फिर 1/4, आप ऐसे करते करते 1/n तक जाओगे और रिजल्ट के अंदर स्टोर करते जाओगे। इस रिजल्ट को हम प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। इस लूप को, इस कोड को रन करके देखते हैं। तो सपोज n की वैल्यू 6 थी, तो आपका रिजल्ट हो गया 2.45, ठीक है। तो ये आपकी जो सीरीज थी 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/6, इसका आप पूरे का सम लोगे तो वो होता है आपका 2.45। तो आप n की वैल्यू यहाँ पे अगर 90 लेते हो, तो 90 के लिए आपका सम होता है 5.0825, ठीक है। तो ये आपका हो गया इस सीरीज का सम। तो आपकी ये सीरीज हो गई 1 + 1/2 + अप टू 1/n, ठीक है, ये सीरीज होगी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन जो है वो आपके लिए एक तरीके से एक एक्सरसाइज है, ठीक है, आपका असाइनमेंट हो गया। तो इसके अंदर क्या है, आपकी 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4, तो आप देख रहे हो पहले माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरीके की आपकी सीरीज है और आपको इसका सम निकालना है, ठीक है। तो ये आपको एक तरीके से असाइनमेंट मिल गया है और आप इसको सॉल्व कर सकते हो और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो यार फॉर लूप्स के ऊपर आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो पर्टिकुलरली वो प्राइम नंबर्स वाला जो क्वेश्चन था वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो ऐसे ही आपके फॉर लूप्स के अंदर और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते रहेंगे जब हम नेस्टेड फॉर लूप्स के अंदर मूव करेंगे, या फिर जब हम एरेज और स्ट्रिंग पढ़ेंगे, तब भी आपके काफ़ी सारे फॉर लूप्स के क्वेश्चन जो होंगे वो बनेंगे वहाँ पे। तो तब तक के लिए आप ये वाले क्वेश्चन कर सकते हो और अगली वीडियो में बात करने वाले हैं नेस्टेड फॉर लूप्स के बारे में, ठीक है। तो तब तक के लिए चलते हैं यार, सी या, हैव अ गुड डे, बाय।